में था, वो कहता था लुंगी रुंडी गुंडी वाले बाहर चले जाओ। आज भाजपा की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और वहां हिंदी के ऊपर हमला किया जा रहा है, हिंदी भाषियों पर हमला किया जा रहा है। और दो प्रकार का व्यवहार है सरकार का। तमिलनाडु सरकार ने कहा हम हिंदी लागू नहीं करेंगे, तो भारत सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का अनुदान रोक दिया। और महाराष्ट्र सरकार ने भी वहां की प्राथमिक शिक्षा से हिंदी की पढ़ाई हटा दी। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का अनुदान बढ़ा दिया। अभी लोग कहते हैं साहब मनुस्मृति की चर्चा मत करो, तो मनुस्मृति कैसे पता पड़ते? भेदभाव भेदभाव अगर वो अपराध करते हैं तमिलनाडु की सरकार, तो 2000 करोड़ का अनुदान रोक दिया जाता है। और वही गुनाह है अगर महाराष्ट्र की आपला मानव सरकार करे तो 20,000 करोड़ का अनुदान बढ़ा दिया जाता। ये फर्क तो ना हिंदी सुरक्षित है, न हिंदू सुरक्षित है, न हिंदुस्तान सुरक्षित। आगे झगड़ा बचा हुआ है, एक किताब की चर्चा हो रही है। अब किताब में मुद्दा कैस की चर्चा नहीं है, चर्चा काय पे हो रही है कि किताब छपी के नहीं छपी। किताब छप रही है, छपने से तथ्य बदल जाएंगे। मान लो कोई घटना घटी है, वो घटना घटने के बाद किताब में नहीं छपा, हम मान सकते हैं कि भाई सेना की कानून है। हम मान लेते हैं कि सेना के मुख्य न्यायाधीश जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे नरवणे जी, उनको सरकार से मंजूरी लेना चाहिए, सेना से मंजूरी लेते। हम मान सकते हैं कि गलत छपा हुआ नहीं छपी हो, किताब में तो मान लिखा। पर सवाल है कि तथ्य है कि नहीं। जब एक घटना हुई थी डोकलाम वाली घटना, तो याद करता हूं हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में छपा था, तमाम में चर्चा आई। डोकलाम की घटना के बाद हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि चीनी सेना हिंदुस्तान में आई है, अंदर घुस गया है। और उसके 15 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई घुसा है और ना कोई घुस सकता है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीन की सेना हिंदुस्तान में आके घुसे आई है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई घुस सकता है ना घुस सकता है। कौन सही है? हम इस पर सवाल जानना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं। कैबिनेट का जो दायित्व होता है दोस्तों, ये सामूहिक दायित्व होता है। संविधान में लिखा हुआ है सामूहिक दायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंत्रिमंडल में हर मंत्री अलग नहीं होता, अलग अलग राय नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री की राय अलग, मंत्री की राय अलग नहीं हो सकती। संविधान कहता है ये सामुदायिक दायित्व है, तो सबकी एक भाषा होना चाहिए। परंतु राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि नहीं चीनी घुसे आए थे, मोदी जी कह रहे हैं नहीं चीनी नहीं घुसे थे। तो आज देश जानना चाहता है मोदी से कि मोदी जी कौन सच्चा और कौन झूठा, तो जरा फैसला करो। राजनाथ सिंह जी सही बोल रहे हैं या तुम सही बोल रहे हो? अगर राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं तो इतने बड़े गुनाह के लिए रक्षा मंत्री के लिए प्रकाश किया जाना चाहिए। अगर राजनाथ सिंह सही बोल रहे हैं तो हिंदुस्तान के झूठे प्रधानमंत्री को बाहर कर देना। परंतु सवाल दोस्तों नीतियों का है। बजट पेश हो गया संसद, और पता नहीं संजय ने बजट की चर्चा क्यों नहीं की। इस बजट में क्या मिला बुंदेलखंड के लिए? बुंदेलखंड के विकास के लिए क्या मिला? कहा जा रहा है साहब केन बेत वाले परियोजना के बारे में, और हमने आपसे बताया कि ये परियोजनाएं कोई हिंदुस्तान की सरकार की आज की देन नहीं है। इनका जो मूल विचार था, वो मूल विचार डॉक्टर लोहिया ने दिया था 1964 में। संसद में कहा था कि देश की दो बड़ी बीमारियां हैं, एक का नाम सुखाड़ और एक का नाम बाढ़, इनसे मुक्ति पाना चाहिए, ये लोहिया ने कहा था। और केन बेतवा परियोजना की चर्चा करने के कितने साल हो गए? हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जरा याद करो, याद के नहीं? कौन आई ललितपुर वाले हरपाल छतरपुर में जाके अटल बिहारी वाजपेयी उद्घाटन कराए थे कि हाँ साहब योजना शुरू हो गई। कुछ पैसा बता दिया था, इतने रुपए हमने मंजूर कर दिया है।
अटल जी भगवान को प्यारे हो गए, मोदी दोबारा पहुंच गया, मोदी जी ने भी उद्घाटन कर दिया। अब एक योजना को कितने बार करोगे भैया? अटल जी भी उसका उद्घाटन कर गए, अब मोदी जी उद्घाटन कर गए। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई मोदी जी मर जाए, पर मान लो मर जाए तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री। तो हम तो भाई चाह रहे हैं कि उनके जीवन काल में कुछ मामला हो जाए, परंतु उस योजना पर काम करने के बाद आज कितना पैसा मंजूर किया उस योजना के लिए? केन बेतवा को जोड़ने के लिए, केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए, उसके ऊपर बांध बनाने के करीब करीब 2000 करोड़ की आवश्यकता है, और सरकार ने मंजूर के नाम पर क्या किया? कहां है बजट में? हिंदुस्तान की सरकार ने जो जो पाप किए हैं उनको जरा जाने लेना और अपनी समस्या को कान में जान लेना। आज हम लोग यहाँ रेल की चर्चा कर रहे हैं, रेल की मांग उठाते उठाते लोग सारे ऊपर हो गया। अंग्रेज के जमाने में हिंदुस्तान में रेल का बजट अलग आता था, रेल मंत्रालय का अलग बजट होता था। हिंदुस्तान की आज की सरकार ने रेल का बजट खत्म कर दिया, अब रेल का बजट वित्त मंत्रालय के वित्त के बजट में आता है। कोई को पता नहीं कि कहां पर रेल लाइन डलना है कि नहीं डलना है। पैसा मंजूर कर दिया था, इतना रुपये मंजूर करके जाना कहां है? सारा रेल का पैसा देना है गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ बचेगा तो कुछ और इलाकों में। कहां है बुंदेलखंड? कहां पर है? एक रेल लाइन नहीं मिली, एक रेलगाड़ी नहीं मिली, एक सुविधा नहीं मिली। हालत यह है हमारे बुंदेलखंड के हजारों लोग यहां पलायन करके आते हैं, यहां पर आइए, यहां पर क्यों समुदयाल जी, यहां दिल्ली मिठाई की दुकानें किसकी, कौन की हैं? अरे नाम तो बताओ उनको, कौन बिरादरी वाले यहाँ हैं? हाँ, शर्मा का रहो। सारे दिल्ली में कई हजार दुकानें हैं बघेल समाज के लोग की, जो वहां से भाग करके आए हैं और यहाँ पर मीठा की दुकान खोले बैठे। हमारे यहाँ छतरपुर से, पन्ना से, टीकमगढ़ के लोग यहाँ पर आए हैं और सब्जी बेच रहे, बेच रहे। बताओ भाई प्रकाश, तुम लेट आए हो, बताओ बेच रहे क्यों? नमो, यहाँ लाखों लोग हैं बुंदेलखंड के, यूपी के, मध्य प्रदेश के हिस्से के जो आए हैं, भाग करके आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि वहां रोजी रोटी नहीं मिली। कौन घर छोड़ना चाहता है? प्रधानमंत्री जी ने घर छोड़ा है तो प्रधानमंत्री के पद मिला है। हमारे बुंदेलखंड वाले घर छोड़ के यहाँ आते हैं, उनको क्या मिलता है? इनको प्रधानमंत्री का पद मिलता है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों के लिए यहाँ पीछे से लात मिलती है, मारा जाता है, अपमानित किया जाता है। ये हालत, रोजगार नहीं। हम चाहते हैं कि वह रोजगार खुले, रोजगार बने। हम चाहते हैं कि वहां लोगों को धंधा मिले, काम मिले। रेल के बारे में आपको बताया कि अगर 6 रेल लाइनों पर काम शुरू हो जाए तो 20,000 लोगों के लिए पक्का रोजगार मिलेगा और 4-5 लाख लोगों को कच्चा रोजगार मिलेगा, बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। पर क्या है विकास की योजना? लोग कहते हैं कि साहब दर्जे से क्या होता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भीख मांगने से क्या होता है? अच्छा छोड़ो, लौट देखा, जरा वो बताएं हमको ना, सरकार के लोग बताएं। इनके सामने आप गिड़गिड़ाते हो, हाथ जोड़ते हो, क्या होगा? सागर के सांसद से पूछो, झांसी के सांसद से पूछो, खजुराहो वाले सांसद से पूछो, पन्ना और दमोह के सांसद से पूछो कि कहां है रेल लाइन? जरा बताओ हमारे लिए, क्या विकास के नाम पर आपने क्या किया है? कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आप वोट मांगते हो और बोलते हो हम राष्ट्रवादी। ये कौन सी राष्ट्र? क्या हिंदुस्तान के राष्ट्र के में, हिंदुस्तान के राष्ट्र की नक्शे में बुंदेलखंड नहीं आता है? क्या आपका राष्ट्र गुजरात और महाराष्ट्र तक है? अगर हिंदुस्तान की सरकारें सोचती है कि हिंदुस्तान के नक्शे में केवल महाराष्ट्र गुजरात राष्ट्र है, तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे सोच को धिक्कार है। गुजरात संपन्न प्रदेश, प्रधानमंत्री का प्रदेश है, महाराष्ट्र संपन्न प्रदेश है, फिर भी हीरो का, हीरोइन का, बम्बैया का, पैसे वालों का प्रदेश है। बुंदेलखंड गरीब प्रदेश। न्याय तो यह कहता है, न्याय का तकाजा यह कहता है कि पहले कमजोर की मदद करना चाहिए, फिर ताकतवर के नंबर आने चाहिए। अगर आपके घर में आपका एक बेटा बुखार से पीड़ित है, खाना नहीं खा पा रहा, लंगर पे है ना, और एक बेटा अच्छा तंदुरुस्त है, आपका 1 पाव दूध है, आधा किलो दूध है, कौन को पिलाओगे? पहले
पहलवान को कि कमजोर को। और ये हिंदुस्तान की सरकार कि कमजोर को मार रही है और ताकतवर को मजबूत बना रही है। तो ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये लड़ाई अन्याय के मुकाबले की। हम अब तो कहना चाहते हैं और संजय को भी कहना चाहते हैं कि संसद में कुछ बुनियादी सवाल भी अपने उठाना है, उनकी चर्चा करना। हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार या राज्यों की जो सरकारें हैं, ये राजा महाराजे हैं कि जो मनमाना पैसा बांटते हैं। आजकल एक नया चलन चल पड़ा है, मुख्यमंत्री जी आएंगे 700 करोड़ की योजनाएं मंजूर करके जाएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे 80,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर करके जाएंगे। ये पैसा हिंदुस्तान की जनता का और टैक्स का पैसा है। सिद्धांत बनाओ, सिद्धांत होना चाहिए कि जहां जिस प्रदेश में जितनी आबादी है उस हिसाब से हिंदुस्तान के पैसे का बंटवारा करो। हमें कृपापन नहीं चाहिए, हमें दयापन नहीं चाहिए। अगर तुम भारतीय हो तो हम भी भारतीय हैं। तुमको अगर 10,000 मिलता है तो हमको भी 10,000 मिलना चाहिए। ये नहीं चल पाएगा, ये भेदभाव नहीं चल पाएगा। और ये मांग उठाई जाना चाहिए कि आबादी के हिसाब से बंटवारा करो। न राज्य की तानाशाही चाहिए, न केंद्र की तानाशाही चाहिए। तो दोस्तों, ये सारे सवाल है सोचना है। आज जिन मांगों को लेके आए हैं, इन सारी मांगों के बारे में संजय जी उठाएंगे, संसद में उठाएंगे और उनको बल देना हम लोग का काम है। आंदोलन को फैलाना चाहिए, आंदोलन को सिकुड़ने नहीं फैलाना चाहिए। गांव गांव में जाओ, जहां जहां हो वहां भी चर्चा चला। आप लोग हर दिन साल त्योहार मनाते हो ना। अभी 4 मार्च को क्या है? होली है ना। क्या करोगे? नहीं, रंग तो खेलते फाग में और होली जलाते हैं एक दिन पहले। ये बार जब होली जलाओ तो उस होली के जलाने के साथ साथ में एक पोस्टर बना के जलाना, आप में लिखना कि भारत सरकार के भेदभावपूर्ण नीतियों के लिए हम भारत सरकार का पुतला जलाते हैं। हम होली भी जलाएंगे, हम अन्यायकारी लोगों के पुतले को भी जलाएंगे। फाग के दिन जब रंग खेलो तो प्रधानमंत्री की फोटो लगाना और अपना तो रंग डालना। वहां कुछ कालिक मिल जाए, कहीं रेलगाड़ी की हो, कहीं मोटर की हो, कहीं ठेला की हो, टिका की, ये सरवन मिल जाएगी। पोत लोगे अच्छे से पोतना, और जितने लोग पोत लो सब पोत पोत के फोटो भेजना। हम तो ज्यादा करते नहीं, ये फोटो वाला काम ही ज्यादा करते संजय। तो इनको हम भेज देंगे, ये सब में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इस बार की होली जरा सीख ले। इस बार की होली बुंदेलखंड के विकास के साथ। हमारे वकील मित्र लोग थोड़ा लेट आ पाए हैं। हमारे नेहरा जी नजर हमको आ रहे हैं, संजय सिंह जी हैं, बाजी हैं।